हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, कल के लेक्चर में हमने सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज सेल को डिटेल में देखा था, उसके यूजेस, उसके क्या देखे थे हमने, एप्लीकेशंस देखे थे बराबर, उसका मेंटेनेंस भी देखा था। वर्किंग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड ड्यूरिंग चार्जिंग दोनों भी देखा था रिएक्शन के साथ। उससे पहले हमने अल्कलाइन ड्राई सेल का वर्किंग देखा था, उसकी भी रिएक्शंस देखी थी। तो वो वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा, अच्छे से देखो वो वीडियो लेक्चर, उसमें एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूल सेल्स। अब फ्यूल सेल जो है आने वाले समय की जरूरत बनने वाला टॉपिक है, ये आने वाले समय की जरूरत होगी ये, क्योंकि ये जो हमारे पेट्रोल डीजल जैसे फ्यूल्स हैं ये एग्जॉस्ट होने में है और इसलिए हमें ऐसा सोर्स चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो आने वाले हजारों साल तक हमें एनर्जी सप्लाई करे। तो ऐसे नए नए सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो पारंपरिक सोर्सेस है वो अब एग्जॉस्ट होने में, जैसे कोयला आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है, पेट्रोल डीजल भी आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। तो इसलिए ये जो साइंटिस्ट लोग हैं ये नए नए रिसर्च करते रहते हैं, नए नए सोर्सेस ढूंढते रहते हैं। तो आप लोगों ने भी नए नए इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्सेस ढूंढने चाहिए, आपके मन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इंटरेस्ट निर्माण होना चाहिए, इसलिए चैप्टर हमें दिया हुआ है। और इसमें हमने एक सेल देखना है अभी जिसका नाम है फ्यूल सेल, और ये फ्यूल सेल जैसे कि मैंने कहा है आने वाले समय की जरूरत होगी, हमें डिपेंड रहना पड़ेगा फ्यूल सेल पर फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फ्यूल सेल क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, आज हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, फ्यूल सेल यानी क्या? तो फ्यूल सेल एक डिवाइस है जिसमें हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन को डायरेक्ट कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे डिवाइस को क्या बोला जाता है? फ्यूल सेल। The device in which heat evolved during combustion of fuel is directly converted into electrical energy is called as a fuel cell. तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या है उसकी डेफिनेशन? The device in which heat evolved during combustion of fuel is directly converted into electrical energy is called as fuel cell. फ्यूल सेल के अलग अलग एग्जाम्पल हमारे पास है। मिथेनॉल फ्यूल सेल है जहाँ पे मिथेनॉल एक्ट्स एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजर। इथेनॉल फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। तो अलग अलग हमारे पास एग्जाम्पल्स है फ्यूल सेल के। मिथेनॉल की फ्यूल सेल है, इथेनॉल की फ्यूल सेल है, और एक बहुत ही फेमस फ्यूल सेल है, कौन सी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो आप सबको फ्यूल सेल की डेफिनेशन समझ में आई होगी। द डिवाइस इन व्हिच heat evolved during combustion of fuel is directly converted into electrical energy is called as fuel cell, and one of the most famous example of fuel cell is hydrogen oxygen fuel cell. इसके अलावा मिथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी है, इथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी है। इथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस करती है, बराबर है, ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस को पहचानने के लिए। मतलब जो लोग दारू पीकर, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो उनको पहचानने के लिए ये माउथ टेस्ट, ब्रेथ टेस्टर नाम का क्या है इंस्ट्रूमेंट रहता है। वो तो उस ब्रेथ टेस्टर में इथेनॉल रहता है, बराबर है, ऑक्सीडाइजर रहता है। अब इथेनॉल कहाँ से आएगा उस ब्रेथ टेस्टर में? तो जो आदमी दारू पीता है, मतलब इथेनॉल पीता है, उसके सांस में क्या होगा? इथेनॉल होगा। जब वो हवा छोड़ेगा मुंह से तो क्या होगा? इथेनॉल बाहर आएगा। वो इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट होकर क्या करेगा? रिडॉक्स रिएक्शन दिखाएगा, और उस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से वहां इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहां पे लाइट जलेगा या तो फिर बिप बिप का साउंड आएगा। अब जितना ज्यादा इथेनॉल पिया है उतना इथेनॉल उसके सांस से बाहर आएगा, और जितना ज्यादा इथेनॉल उतना ज्यादा क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन ज्यादा हुई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो करंट भी ज्यादा तैयार होगा, लाइट ज्यादा ब्राइटली ग्लो होगा, या फिर साउंड का आवाज, मतलब साउंड जो है वो भी जोर जोर से आएगा, बिप बिप का साउंड जोर से आएगा। तो उस साउंड के इंटेंसिटी से या लाइट के इंटेंसिटी से ट्रैफिक पुलिस को समझ में आएगा कि इस आदमी ने कितनी शराब पी है। तो इस तरह से हम ब्रेथ टेस्टर, ये भी एक क्या है? फ्यूल सेल है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसमें फ्यूल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सबसे पहले इन्वेंट की थी फ्रांसिस थॉमस बैकन ने, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को हम बैकन सेल ऐसा भी बोलते हैं। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय फ्रांसिस थॉमस बैकन एंड हेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज आल्सो नोन एज बैकन सेल। अब इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल बनता है, प्राइमरी सेल का। तो इसलिए हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में बोलेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज अ फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइजर, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय Francis Thomas Bacon and hence the name is Bacon cell. It is the type of primary cell, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो कंस्ट्रक्शन हमेशा की तरह हम डायग्राम से उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ अल्कली रेजिस्टेंट सिलेंडर विच इज फिल्ड विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KOH सॉल्यूशन। तो ये एक अल्कली रेजिस्टेंट कंटेनर होगा जिसे हम फिल करेंगे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KOH सॉल्यूशन से। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ ग्राफाइट विच आर पोरस इन नेचर एंड इम्प्रिग्नेटेड विथ डस्टेड विथ प्लैटिनम, बराबर है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो पोरस ग्राफाइट से बने हैं एंड इस पोरस ग्राफाइट में हमने प्लैटिनम डस्ट क्या कर दी है, उस पर स्प्रे कर दी है, बराबर है। तो उसे बोला जाता है इम्प्रिग्नेटेड विथ प्लैटिनम डस्ट। तो प्लैटिनम की डस्ट उस पोर्स में जाकर बैठेगी, जो प्लैटिनम किसका रोल प्ले करेगा, कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा, बराबर है। तो इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल there is a cylinder made up of alkali resistant material which is filled with hot and concentrated KOH solution. Both electrodes are made up of porous graphite which are impregnated with platinum dust which acts as a catalyst. अब ये इलेक्ट्रोड जो है वो अंदर से पोरस तो है ही, अंदर उसके क्या कैविटी भी है। दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर कैविटी है और उस कैविटी में कौन रहेगा, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। The graphite electrode in which hydrogen gas is present acts as a anode and the graphite electrode in which oxygen gas is present acts as a cathode. तो ऑक्सीजन वाला ग्राफाइट इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का रोल प्ले करेगा एंड जिस इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट हुआ है वो किसका रोल प्ले करेगा, एनोड का। तो इस डायग्राम में जैसे दिखाया वैसे क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का हम कंस्ट्रक्शन बता सकते हैं, बराबर है। तो ये इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा जो हाइड्रोजन के कांटेक्ट में है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जो है वो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे तैयार होगी, हमें बताया गया फ्यूल सेल में क्या होता है, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कन्वर्शन कैसे होता है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल देखना पड़ेगा। तो देखो कंस्ट्रक्शन में ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है। कंटेनर किससे बना है, अल्कली रेजिस्टेंस से। किससे फिल किया है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KOH सॉल्यूशन से। दोनों इलेक्ट्रोड ग्राफाइट के बने हुए जो पोरस है, और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने ग्राफाइट इलेक्ट्रोड को डस्ट किया है प्लैटिनम से। जो हाइड्रोजन के कांटेक्ट में हो वो एनोड का काम करेगा, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हो ग्राफाइट का काम करेगा। इतना सब कुछ हमें बताना पड़ेगा, बराबर है। अब हम वर्किंग में जाएंगे। वर्किंग में हम सीधा मुद्दे पर आते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड, तो हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। तो इसका आंसर हमें देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे तैयार होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी तो तैयार होगी ही। तो हमारा वर्किंग में मेन एम क्या है, हाउ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स अपॉन ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, ये है। तो देखो एट एनोड क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस को जो हमने स्टोर किया है, जिसे हम हाइड्रोजन का रिजर्वायर मानेंगे, तो उस हाइड्रोजन के सिलेंडर से, हाइड्रोजन के रिजर्वायर से हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे इस ग्राफाइट इलेक्ट्रोड में जो एनोड का रोल प्ले कर रहा है। हाइड्रोजन गैस इस पोरस ग्राफाइट इलेक्ट्रोड में आएगा, एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेशन की वजह से हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ेगा, और हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ेगा तो ये हाइड्रोजन इन पोर से बाहर आने की कोशिश करेगा, और जब वो बाहर आएगा तो वहां पे प्लैटिनम डस्ट है, और प्लैटिनम पे वो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, एडसॉर्ब होगा, और वहां पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा एडसॉर्ब हाइड्रोजन में, बराबर है।
तो इस तरह से हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे ग्राफाइट इलेक्ट्रोड में, जिसको हम एनोड कहते हैं। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एक्यूमुलेट होने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो पोर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और निकलते निकलते वो क्या होगा, प्लेटिनम पर एडसॉर्ब होगा, और वहां पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अब जब ये हाइड्रोजन कांटेक्ट में आएगा इस मिडल चैम्बर में जो KOH सॉल्यूशन है उसके, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब हो चुका है प्लेटिनम पे, वो कांटेक्ट में आएगा किसके, OH नेगेटिव आयंस के, और वहां पे हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन, और वो H पॉजिटिव आयन इस OH नेगेटिव आयन के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और क्या तैयार करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो ट्वाइस H2 से हमें 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। 4 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 4 H पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे। 4 H पॉजिटिव और 4 OH नेगेटिव कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हाइड्रोजन ने, ये इलेक्ट्रॉन इस ग्राफाइट इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट होंगे, जमा होंगे। इसकी वजह से ये ग्राफाइट इलेक्ट्रोड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, और इस पर क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। द इलेक्ट्रोड विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ हाइड्रोजन गैस becomes negatively charged and negative potential develops on it due to oxidation of hydrogen. This hydrogen undergo oxidation in presence of OH negative ion and finally get converted into water, and these lost electron get accumulated on a graphite electrode. That's why negative potential develops here. तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है भाइयों। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे रिएक्शन एट कैथोड क्या होगी। एट कैथोड व्हाट हैपेंस, तो ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है एनोड के पास की। अब हम देखेंगे रिएक्शन एट एनोड क्या होगी, ठीक है। अब देखो रिएक्शन एट कैथोड क्या होगी, तो उसको हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बेबी स्टेप्स देखते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन गैस को ऑक्सीजन सिलेंडर से पास करेंगे इस ग्राफाइट इलेक्ट्रोड में जो कैथोड का रोल प्ले कर रहा है, तो ऑक्सीजन गैस पास करेंगे तो ऑक्सीजन गैस क्या होगा, अगेन यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन भी पोर से बाहर आने की कोशिश करेगा, और ऐसा करते करते कुछ ऑक्सीजन क्या होगा, प्लेटिनम पर एडसॉर्ब होगा, और ऐसा एडसॉर्ब ऑक्सीजन किसके कांटेक्ट में आएगा, मिडल रीजन में जो आयंस है उनके कांटेक्ट में, और ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो कैसे होगा, तो देखो ये ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा, और हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेट में मिलेगा। तो O2 गैस का मॉलिक्यूल पहले स्प्लिट अप होगा किसमें, एटॉमिक ऑक्सीजन में। 2 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे। ये जो 2 ऑक्सीजन के एटम तैयार हुए हैं वो क्या करेंगे, ईच 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो एक ऑक्सीजन ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और उससे 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, दूसरा ऑक्सीजन का एटम जाएगा वो भी 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। मतलब 2 ऑक्सीजन एटम कितना इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 O डाइनेगेटिव आयन में। ये जो 2 O डाइनेगेटिव आयन तैयार हुए हैं ये किस पर अटैक करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल पर। तो ये जो 2 O डाइनेगेटिव आयन तैयार हुए हैं, ये 2 O डाइनेगेटिव आयन किस पर अटैक करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल पर। और ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे स्प्लिट अप होगा, हेटेरोलिटिकली फॉर्मिंग OH नेगेटिव आयन एंड 2 H पॉजिटिव आयंस, बराबर है। अब ये जो 2 H पॉजिटिव आयन तैयार हुए हैं उसमें से एक H पॉजिटिव आयन एक O डाइनेगेटिव पर अटैक करेगा। एक O डाइनेगेटिव आयन पर H पॉजिटिव ने अटैक कर दिया तो उसका कन्वर्शन किस में होगा, OH नेगेटिव में। दूसरे O डाइनेगेटिव पर दूसरा H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा तो उसका कन्वर्शन होगा दूसरे OH नेगेटिव आयन में। मतलब 2 OH नेगेटिव पानी से तैयार हो रहे और 2 OH नेगेटिव ऑक्सीजन से तैयार हो रहे, तो टोटल कितने OH नेगेटिव तैयार हुए बच्चों, 4। तो इस तरह से बेबी स्टेप में हम रिएक्शन देख सकते हैं। अब लर्न करने के लिए आपको बहुत ही आसान जाएगा, सीक्वेंसली जाओगे। तो एट कैथोड व्हाट हैपेंस, हमने बेबी स्टेप्स लिखा है, अब इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन मिल जाएगी। तो लर्न करने के लिए आसान हो जाए इसलिए हमने इस तरह से देखा। तो पहले ऑक्सीजन का गैस मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होगा एटॉमिक ऑक्सीजन में। एटॉमिक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होंगे। ये ऑक्साइड आयन वाटर मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव आयन खींच लेंगे और किस में कन्वर्ट होंगे, OH नेगेटिव आयन में। इस तरह से जो रिएक्शन में दिखाया गया है।
अब इन तीनों रिएक्शन को मैं जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन मिलेगी। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन कैंसल, ये दो O नेगेटिव कैंसल। ऐसा लगता है कि O2 गैस दो वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, 4OH नेगेटिव आयन में। इसे हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो देखो बच्चों कितनी सिंपल है रिएक्शन एट कैथोड। तो अब आपको पूछा जाएगा इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल विच वन इज द रिएक्शन एट कैथोड, तो आपको ये रिएक्शन बतानी पड़ेगी। O2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH नेगेटिव, बराबर है। अब देखो दोनों रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, मतलब रिएक्शन को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, तो ऑक्सीजन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन का क्या होगा, अलजेब्रिक सम। तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को इधर वापस से लिखता हूं। ट्वाइस H2 गैस प्लस 4OH नेगेटिव गिव्स 4H2O प्लस क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4OH नेगेटिव कैंसल, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसल। तो रिएक्शन का देखो ये ट्वाइस H2 और ये 4 में से 2 H2 कैंसल होंगे तो क्या बचेंगे, यहाँ पे ट्वाइस H2 बचेंगे। तो ऐसा लगता है कि ट्वाइस H2 गैस कंबाइंस विथ O2 गैस टू गिव ट्वाइस H2O। तो इस तरह की ये रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन है हमारी नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन को जब हमने देखा तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, बर्नट हो रहा है। इसलिए ये रिएक्शन दिखने में कंबशन रिएक्शन जैसे लग रही है। ये रिएक्शन दिखने में कंबशन रिएक्शन जैसे दिख रही है। ट्वाइस H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस H2O लिक्विड। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि रिएक्शन दिखने में कंबशन रिएक्शन जैसे दिखती है, ये कंबशन रिएक्शन जैसे दिखती है लेकिन यहाँ पे कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होती। वो हीट इवॉल्व होने से पहले ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे। The reaction seems like combustion of hydrogen gas, but no heat is evolved actually in this process because all the heat that must be evolved during this reaction already get converted into electrical energy, क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही नहीं है। इसलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है, जैसा हम सोचते वैसा नहीं है। हीट इवॉल्व होने से पहले ही वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे ऑक्सीजन गैस रिडक्शन में जाएगा तो जाते जाते 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या करेगा, ग्राफाइट से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसलिए ग्राफाइट रॉड पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। जब हम कोई लोड अटैच करेंगे यहाँ पे तो काम करने लगेगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा रे, एनोड टू कैथोड। किसी भी इलेक्ट्रोजेनिक सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, एनोड टू कैथोड एक्सटर्नल सर्किट एंड कैथोड टू एनोड इन इंटरनल सर्किट। ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी, एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल एंड कैथोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, और फिर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा 2 इलेक्ट्रोड में तो इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव होंगे, और जब भी चार्जेस मूव होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। तो इस तरह से ये हमारी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल काम करती है। यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होनी चाहिए थी वो इवॉल्व होने से पहले ही किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए नो हीट इज एक्चुअली इवॉल्व ड्यूरिंग द नेट सेल रिएक्शन, ऐसा हम बोलते हैं। तो व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ट्वाइस H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस H2O। ऐसा लगता है जैसे हाइड्रोजन कंबशन में गया हो, बराबर है। अब जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कितना होना चाहिए, 1.23 वोल्ट होना चाहिए। तो फ्रॉम ईएमएफ सीरीज इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल मस्ट बी प्लस 1.23। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और ये 1.23। लेकिन हमें कभी भी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल 1.23 नहीं दिखाई देता। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हमेशा कितना दिखाई देता है, लेस देन प्लस 1.23। ऐसा क्यों होता है भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में जितना पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपेक्टेड है उससे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कम क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में मैक्सिमम वर्क नहीं मिलता, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप नहीं होगा। तो इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द एक्सपेक्टेड द थ्योरेटिकल वैल्यू। इट इज बिकॉज
हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज नॉट परफेक्टली रिवर्सिबल। वो इरिवर्सिबल मैनर में क्या होती है, काउंट की जाती है। कंबशन रिएक्शन को रिवर्स करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए दिस इज नॉट आइडियल रिवर्सिबल रिएक्शन। और जो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती उसमें वर्क डन भी ज्यादा नहीं होता और इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा डेवलप नहीं होगा। वॉट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप इट इज ऑलवेज फाउंड टू बी लेस देन 1.23 वोल्ट। तो ये भी एक पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए कि 1.23 वोल्ट से ईएमएफ कम क्यों होता है, क्योंकि ये परफेक्टली रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है और रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो मैक्सिमम वर्क नहीं मिलेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, इसलिए पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन 1.23 वोल्ट। तो इस तरह से हम वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल देख सकते हैं। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये रिएक्टेंट जो है इसमें से एक भी हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, हमारे लिए डेडलियस नहीं है, वातावरण को प्रदूषित भी नहीं करते, इसलिए दीज आर द नॉन पोल्यूटेंट्स। वाटर जो तैयार हो रहा है वो तो इसेंशियल है हमारे लिए, वो पोल्यूटेंट नहीं है। मतलब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स है उनमें से कोई भी एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करता, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस सेल को क्या बोला जाता है, ग्रीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला जाता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज अ ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी, इट कॉज नो पोल्यूशन एट ऑल। बराबर है, किसी भी टाइप का ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती, इसलिए इसे ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। वाटर बाय प्रोडक्ट है जो हमारे लिए इसेंशियल है, ऑक्सीजन हमारा प्राणवायु है और हाइड्रोजन नॉन पॉइजनस गैस है, तो इसलिए ये नॉन पोल्यूटेंट से बनी है, तो ये ग्रीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो ये इतना अच्छा सेल है तो फिर हमारे तक आज तक क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि भाई ये जो सेल है वो कंस्ट्रक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। दूसरी बात, प्लैटिनम की जरूरत होती है यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट, इसलिए इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमारे पास अभी तक ये सेल नहीं आई। इतनी अच्छी है, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती, तो आज तक सबकी व्हीकल जो है इस पर चलने चाहिए थे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? इसके लिए कुछ कारण है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर हाइड्रोजन गैस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन गैस को जैसे हम कंप्रेस करने जाएंगे तो क्या होगा, हीटअप होगा, क्योंकि कंप्रेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन हीटिंग। तो हीटिंग की वजह से हाइड्रोजन एक्सप्लोड हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन क्या करेगा, एक्सप्लोड होगा, तो हमारी जान को खतरा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर हाइड्रोजन गैस अंडर हाई प्रेशर एट लो टेम्परेचर, उसके लिए स्पेशल सिलेंडर लगेगा। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू स्टोर ऑक्सीजन एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो दोनों गैसेस को स्टोर करने का प्रॉब्लम होगा। बराबर है। उसके बाद प्लैटिनम की जरूरत लगेगी, तो ये सेल क्या होगी, कॉस्टलियर होगी, जो कॉस्ट हमारे लिए मतलब आपल्यासारख्या सामान्य लोकांना परवडण्यासारखी नाही, आणि म्हणून मग हे सेल आपल्यापर्यंत अजून आली नाही आहे। अजूनही आपण या सेलला एक्सपेरिमेंटल बेसिसवरच काय करतो, वापरतोय। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में बता सकते हैं। बराबर है। तो रिएक्शन आपके समझ में आई गई होगी बच्चों। बराबर है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम रहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, थियोरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू से, उसका रीजन भी आपको समझ में है। इसका एडवांटेज क्या है, ड्यूरिंग कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स कन्वेंशनल सेल्स क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, और कुछ सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं तो कुछ सेल को हमें फेंक देना पड़ता है क्योंकि वो इरिवर्सिबल होती है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है वो तब तक काम करते रहती है जब तक हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को सप्लाई करते रहेंगे। तो बाकी की कन्वेंशनल सेल्स डिस्चार्ज होते जाती है और फाइनली कंप्लीटली डिस्चार्ज होते जाती है, लेकिन ये सेल जब तक हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तब तक काम करते रहेंगी। मतलब इसकी लाइफ अनलिमिटेड है, सिर्फ हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सप्लाई करना पड़ेगा। बराबर है। तो ये सेल कंटिन्यूसली वर्क कर सकती है, बाकी के कन्वेंशनल सेल जैसी ये डिस्चार्ज नहीं होगी। ये इसका क्या है, एक बेनिफिट है। द ओनली प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज वाटर and hence fuel cell do not cause any pollution, इसलिए ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। और क्या बता सकते हैं इसके हम एडवांटेजेस में, द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बच्चों जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 70% के आसपास है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पे एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा आइडियली गए तो 20% है। मतलब थर्मल पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते, लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हीट डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल
हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, 3 गुना से भी ज़्यादा देखने को मिलती है। थर्मल पावर प्लांट हो गए या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम पाई जाती है क्योंकि हीट गेट लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर अगेन ड्यू टू क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये हमने देखा है। यहाँ पे हीट तैयार ही नहीं होती तो रेडिएट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इवॉल्व होने से पहले ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी 70% है, जो कि 3 गुना के आसपास है। बराबर है। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया, इसका ईएमएफ हमेशा थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को स्टोर करना एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर डिफिकल्ट है, उसके लिए हमें स्पेशली डिजाइन सिलेंडर्स लगेंगे। और सेकंडली प्लॅटिनम का इस्तेमाल किया गया तो ये सेल कॉस्टली बनेगी, आपल्या सामान्य लोकांना ती परवडण्यासारखी नसेल आणि म्हणून मग अजूनपर्यंत आपल्यापर्यंत ही पोहोचली नाही। तो इसे वो यूज कहाँ किया गया था? इसे यूज किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो हुए थे उसमें ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को यूज किया गया था। इसके 2 फायदे थे, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती थी और दूसरा एस्ट्रोनॉट्स को जो पीने का पानी चाहिए था वो क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर इतना है कि जो बाय प्रोडक्ट पानी तैयार होगा वो वेपर बन के बाहर आएगा और इस वेपर को अगर मैं कंडेंस करूंगा तो मुझे प्योर वाटर मिलेगा और डायरेक्ट हम पी भी सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बराबर है। तो ये जो वाटर तैयार होगा ये डिस्टिल ऑफ होके बाहर आएगा और डिस्टिल वाटर हमें मालूम है आयन फ्री वाटर है, उसमें कोई भी मतलब इम्प्योरिटी नहीं रहती, कोई भी पॉइजनस पदार्थ नहीं रहते, इसलिए वो पोर्टेबल है, पीने के लायक है। तो एस्ट्रोनॉट के पीने का पानी का प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से स्पेस के अपोलो प्रोग्राम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को यूज किया गया। बराबर है। आज भी हम इसे एक्सपेरिमेंटल तौर पर व्हीकल्स में यूज करते हैं। जैसे ऑटो एक्सपो लगता है तो वहां पे एक आधी गाड़ी होती है पानी पर चलने वाली या हाइड्रोजन पर चलने वाली। बराबर है। पानी को पहले इलेक्ट्रोलाइज करो, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तैयार होंगे, उन्हें फिर यूज करो, पानी तैयार होगा, उसी पानी को फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। तो इस तरह से वो ऑटो एक्सपो में गाड़ी देखने को मिलती है। अगर ये सारे सेफ्टी फीचर्स हमें मिल गए तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी हमारे तक आ सकती है। आज मिथेनॉल की फ्यूल सेल है लेकिन मिथेनॉल डेडली पॉइजनस है, इसलिए मिथेनॉल फ्यूल सेल को भी हम यूज नहीं करते। इथेनॉल फ्यूल सेल है। जब मिथेनॉल का इथेनॉल का पॉइजनस नेचर हम कम कर पाएंगे तो फिर हमारे घर में लैपटॉप है उसकी बैटरी मिथेनॉल फ्यूल सेल से बनी होगी, इथेनॉल फ्यूल सेल से बनी होगी। हमारे कंप्यूटर भी उस पर चलेंगे। हो सकता है हमारे यहाँ पे जो जनरेटर होगा वो आज डीजल पेट्रोल पर चलता है, वो भी किस पर चलेगा, हाइड्रोजन पर चलने लगेगा। तो ये फ्यूचर में अगर सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, हमें इनको सेफली प्रिजर्व करने का तरीका मिल जाता है तो क्या होगा, हम इन्हें यूज कर पाएंगे। तो इन फ्यूचर पावर जनरेटर्स हम बना सकते हैं हाइड्रोजन से। फ्यूल सेल को हम यूज सकते हैं आने वाले समय में सेल फोन्स में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में और स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। तो ये बच्चों था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की रिएक्शंस थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। बोर्ड में तो इसे कट कर दिया गया है इस साल के लिए, लेकिन नीट में अभी कुछ नहीं आया है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि नीट में इस पर सवाल बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखो, ये टॉपिक प्रिपेयर करो। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू बच्चों।